अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है निदा असलम। मैं आप लोगों को कोलोड्रा यूज़ करना सिखाऊंगी। अभी मैंने कोलोड्रा जो ओपन किया है, ये उसका इंटरफेस है। सबसे पहले हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल एन की जो शॉर्टकट है उससे, ये शॉर्टकट की जो है वो हर एक सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्ड यही यूज़ होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। अब इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वो आपसे नाम पूछ रहा है। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड को भी नाम दे सकते हैं फाइल का, चाहे तो उसको बाद में भी सेव एज करते हुए चेंज कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है प्रीसेट डेस्टिनेशन। यहाँ पे जो कस्टम रहता है कि हम लोगों ने उसको बाद में कभी चेंज करना पड़े तो हम लोग उसकी जो है वो प्रीसेट उसको चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास आएगा लेटर साइज़, और इसमें मज़ीद और भी साइज़ आपके पास इस्तेमाल करने के लिए दिए जाएंगे। उसमें लेटर है A4 लीगल और हाफ लेटर बिज़नेस कार्ड, और ये सब वो फॉर्मेशन है जो कि इसके अंदर पहले से बिल्ट इन दी गई हैं। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको वैसा ही जो साइज़ है वो शो किया जाएगा। मैंने बिज़नेस कार्ड यहाँ पे शो किया है, तो उसको उसने 3.5 और 2 इंच का जो है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इसको वापस लेटर पे या A4 पे करती हूँ तो वहाँ पे आपको लेटर या A4 का जो साइज़ है वो आपको शो करेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने बिज़नेस कार्ड किया था तो उसको वहाँ पर वो बिज़नेस कार्ड उसने हमें शो किया था इंचज़ में। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं इंचज़ में शो किया था, क्योंकि ज़्यादातर बिज़नेस कार्ड को हम लोग इंचज़ के ही अकॉर्डिंग जो है वो उसकी साइजिंग करते हैं, और A4 और लेटर साइज़ को वो मिलीमीटर में शो कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास अभी यानी ये बिज़नेस कार्ड को जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट या फिर उसको लैंडस्केप की मोड भी आपको दिखा रहा है कि आपका जो अंदर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में आपने जिसमें भी काम करना है उसकी सिलेक्शन आप पहले भी कर सकते हैं और अंदर जाके भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, आप उसके जो है वो नंबर ऑफ़ पेजेस अपने डॉक्यूमेंट के बढ़ा भी सकते हैं, या अगर आपको चाहिए एक ही तो आप उसको एक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी कलर मोड है। कोलोड्रा में ज़्यादातर CMYK के ही कलर मोड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर आपको RGB की भी सहूलत जो है वो मौजूद है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए यहाँ पे मिलेगी आपको। इसके बाद है रेंडरिंग सोल्यूशन, यानी कि डॉट्स पर इंचेस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है वो इसका हाईएस्ट रेट 300 ही है, और इसके अलावा भी कुछ रेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ कलर सेटिंग्स हैं, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये इनका एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है, इसको यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट का एक छोटा सा लेआउट जो है वो रेडी है। अभी मैंने इसको बिज़नेस कार्ड पे ही रखा हुआ है, तो हम इसी अकॉर्डिंग ही जो है वो अंदर चलेंगे। ओके कर दिया। अभी एक बिज़नेस कार्ड का जो एक साइज़ है 3.5 और 2 इंच का, वो आपके सामने मौजूद है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऊपर दिए गए मेन्यूज़ की। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज़ किए होंगे, और जिस तरह से बाकी सबके पास मेन्यूज़ होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी एक मेन्यू बार है। फाइल में रिलेटेड फाइल को सेव करना, उसको न्यू उसको ओपन करना, क्रिएट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब मेन्यूज़ इसमें दिए गए हैं। एडिट से रिलेटेड आप यहाँ पे जो भी काम करेंगे, कट, कॉपी पेस्ट या रिपीट करना, या उसको अनडू करना, रीडू करना, उससे रिलेटेड फाइंड एंड रिप्लेस, ये आपको ऑप्शंस एडिट मेन्यू में मिल जाएंगी। व्यूज़ में आपको वो मेन्यू मिलेगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड, या अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह देखना चाहते हैं, वहाँ पर जितनी भी इसकी जो आपके पास मौजूद होंगी ऑप्शंस वो व्यू मेन्यू में आएंगी। यानी कि उसको जूम इन करना, जूम आउट करना, और इसकी ग्रिड शो करना, रूलर्स शो करना, ये सब आपको व्यू में नज़र आएगा। लेआउट में पेज को इंसर्ट करना, पेज डिलीट करना, पेज को रीनेम करना, और पेज का बैकग्राउंड सेटअप, पेज का लेआउट, ये सब आपको लेआउट मेन्यू में मिलेगा। ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जब आप यहाँ पे कोई ड्रॉ करेंगे, सर्कल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी, उसको ड्रॉ करने के बाद उसके जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से इफ़ेक्ट्स है। फिर इसके बाद बिट मैप से रिलेटेड है, यानी कि जो आप इसमें इमेजेस इंपोर्ट करेंगे जो कि बिट मैप होंगी, जो एडिटेबल नहीं होती हैं उसको बिट मैप बोलते हैं। वो इमेजेस जब आप यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर आप कहाँ पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, वो इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें से 3D इफ़ेक्ट है, आर्ट है, ब्लर है, और कलर ट्रांसफॉर्म है, डुअल टोन है,
ये सब चीज़ें यहाँ पर आप यूज़ कर सकेंगे। टेक्स्ट मेन्यू मतलब यानी कि टेक्स्ट जब भी आप यहाँ पे कोई भी लिखेंगे तो उस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए उसकी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद है टूल्स हैं, यहाँ पे ये आपके टूल्स मेन्यूज़ के अकॉर्डिंग जितने भी कोई आपके पास चेंजेस हैं या अगर आपको कोई ऐसा कस्टमाइजेशन अपना टूल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर शो की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे विंडोज़ में रिलेटेड, यानी कि अगर आपने कोई विंडो न्यू ओपन करनी है, उसको रिफ़्रेश करना है या अपनी विंडो क्लोज़ करनी है और किसी और फाइल को जो है वो अपनी वर्क स्पेस पे यूज़ करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर विंडो का जो मेन्यू है वो दिया गया है। इसके बाद है हेल्प में वही सब कुछ होता है जो कि नॉर्मली हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, उसके अबाउट उसकी हेल्प के बारे में गाइडलाइन आपको दी जाती है। इसके बाद ये नीचे सेम वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से आगे डिफरेंट है। यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे ओपन का बटन है, ये जब हम काम करेंगे तो ये भी सेव का बटन यहाँ पे आएगा। ये प्रिंट है, यहाँ कट है, कॉपी पेस्ट, अनडू, रीडू और इसके साथ सर्च कंटेंट है। देन फिर आगे कंट्रोल इंपोर्ट है, अगर आपने कोई इसके अंदर कोई फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, वो PDF भी हो सकती है, वो इमेज भी हो सकती है, तो वो यहाँ पर आपके पास उसकी ऑप्शन भी मौजूद होगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है, वो भी ग्रे है क्योंकि अभी हमने कोई काम नहीं किया है। जब काम करेंगे तो उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल E भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है पब्लिश टू PDF, अगर आपका कोई ऐसा डिज़ाइन है जो आपने किसी क्लाइंट को भेजना है और आप उसको चाहते हैं कि वो एक अच्छी इमेज में उसको देखे तो आप उस अपने किए हुए डिज़ाइन को आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आपका पेज जो है वो कितनी जूम लेवल पे है वो आपको शो कर रहा है कि ये 231 जूम लेवल पे है। अगर हम चाहें तो इसको 2 पेज विड्थ भी सेट कर सकते हैं, 100% पे भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं पे रहने देंगे। देन उसके बाद है फुल स्क्रीन प्रीव्यू जब करेंगे F9 प्रेस करके तो ये सारे टूल बार सब कुछ आपको ये जो सब कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको सिर्फ अपना आर्टबोर्ड नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करती हूँ आपको दिखाने के लिए भी। ये देखिएगा मैंने F9 प्रेस किया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ आपका आर्टबोर्ड जो है वो आपको नज़र आ रहा है और जब आप इस पर काम करेंगे तो सिर्फ वो जगह आपको नज़र आएगी, बाकी सब कुछ यहाँ से जो है वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ख़त्म नहीं किया है, मतलब फुल प्रीव्यू कर दिया गया। F9 दोबारा प्रेस करेंगे तो वो सब चीज़ें वापस आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर शो रोलर्स हैं, ये जो रोलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये रोलर्स ये वाले जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनकी ज़रूरत आपको महसूस हो तो आप इस पर दोबारा क्लिक करके इसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कि शो ग्रिड का मतलब यानी कि वो जो छोटे छोटे चेक बोर्ड वाले बॉक्सेस होते हैं आप उसको भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। और अभी ये ऑफ़ है, मैं चाहूँ तो इसको भी ऑन कर लेती हूँ और ये दिखेगा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे ग्रिड्स नज़र आ गए हैं। और मोस्टली जो डिज़ाइन होते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पर आपको ग्रिड्स को यूज़ करते हुए आप अपना डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट भी करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको मर्ज करके उसमें कलरिंग करके कोई लोगो बना सकते हैं, कुछ भी इस तरह से। तो वहाँ पर आपको ये ग्रिड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। फ़िलहाल इसको हम ऑफ़ कर रहे हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे आपको शो करेगा शो गाइडलाइंस। अब शो गाइडलाइंस क्या चीज़ है कि अभी भी वो ऑन है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही हैं। वो नज़र इस तरीके से नहीं आ रही है क्योंकि वो रूलर्स में छुपी होती हैं। अब ये देखिए अभी मेरा जो कर्सर है वो ध्यान से देखें ये ब्लैक है, लेकिन जब मैं उसको रूलर पे लेके जाऊंगी तो यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके वो वाइट हो गया है, ये वाइट हो गया। अब ये यहाँ पर रूलर के पास गाइडलाइन है, ठीक है। इसको जब मैं ड्रैग करूँगी तो ये जो लाइन आपको डॉटेड नज़र आ रही है ये आपके पास आपकी गाइडलाइन है जिसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हुए या डिज़ाइन को बनाते हुए। और वो किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये गाइडलाइन सिर्फ ऊपर से ही नहीं आपके साइड से भी जो है वो रूलर के साइड से भी आ सकती है, ठीक है। और ये मोस्टली जब हम अपना कोई इस तरह का कार्ड बनाते हैं कि जिसमें हम लोग को कुछ इस तरह का मार्जिन सेटिंग देनी पड़ती है कि हमने इसी एरिया के अंदर ही काम करना है और इससे बाहर हमारा जो डिज़ाइन है वो नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह का जो एक लेआउट हम लोग रेडी करते हैं उसको ग्रिड लाइन के अंदर काम करना कहते हैं और वो इसी तरीके से जो है वो होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि हमारा ये जो बिज़नेस कार्ड है वो तो बन जाएगा, लेकिन अगर कभी इसको प्रिंट करने की ज़रूरत पड़े तो जो एरिया इस ग्रिड लाइन के बाहर है इन लाइन्स के वो प्रिंट में कटिंग में निकल जाएगा और जो हमारा रियल डिज़ाइन है वो इसके अंदर
एज इट इज़ सेव रहेगा, वो किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, इन ग्रिड लाइन्स की वजह से। ठीक है, अब मैं इसको ख़त्म करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है, वापस इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। जब छोड़ने लगेंगे तो वहाँ पे आपको इसके साथ एक रीसाइकल बिन का बटन नज़र आएगा, सॉरी आइकन नज़र आएगा, और आप इसको छोड़ देंगे तो वो ग्रिड लाइन वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप वापस आएँ और यहाँ से इसको भी उठाएंगे और ऊपर जाके इसको छोड़ देंगे। सेम इस ग्रिड लाइन को भी हम यहाँ से वापस लेके जाएंगे और ये ग्रिड लाइन यहाँ पे जाके छोड़ देंगे और ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे बटन है स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स का। अब ये स्नैप टू का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ भी आप ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल है, सर्कल है, कुछ भी है, तो वो जो सर्कल या रेक्टेंगल है वो कभी कभार अपनी डायमेंशन से हट के कभी आपकी आर्टबोर्ड से बाहर भी जाएगा, कभी किस तरीके से। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारी डॉक्यूमेंट की ग्रिड पे ही रह के काम करे, उसके साथ बिल्कुल मैग्नेट की तरह अटैच होता रहे, यानी कि हम चाहें भी तो वो उस चीज़ से बाहर न जाए। तो ये जो चीज़ है वो आपके स्नैप टू में यूज़ होती है और इसको हम लोग आगे फर्दर जाके भी पढ़ेंगे और जब वो चीज़ आपको प्रैक्टिकल पता चलेगी तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी भी हो जाएगी समझना। ठीक है, स्टार्टिंग विंडो पे डायलॉग बॉक्स पे हम लोगों ने देखा था बिजनेस कार्ड पे सिलेक्ट है, ये उसका साइज़ है। उसके बाद ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पे आपको शो कर रहा है। अब ये क्या चीज़ है, ये तो हो गया लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये ऑल पेजेस है। और ऑल पेजेस मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर हम लोग जितने भी पेजेस ड्रॉ कर लें और उन पेजेस की जो साइजिंग है वो सेम वही साइज़ रहेगा जो कि अभी हमारा पहला पेज का साइज़ है। ठीक है, अब वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग इसके पेज का साइज़ ये देखें कि अभी ये हमारे पास क्या है, लैंडस्केप में है। ठीक है ना, अब इसको यहाँ से आपने न्यू पेज इसके पे क्रिएट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक प्लस का साइन है, जहाँ मेरा माउस, ये जो मेरा माउस जा रहा है ये नीचे एक प्लस का साइन है और एक ये कॉर्नर में प्लस का साइन है। इन दोनों साइंस का अलग अलग तरीका है। अगर तो मैं इस साइन पे क्लिक करूँगी जो कि बिल्कुल पेज 1 के साथ है, तो ये क्या करेगा, पेज 2 क्रिएट करेगा लेकिन पेज 1 से आगे। ठीक है, और अगर मैं इस साइन पे क्लिक करूँगी तो ये पेज क्रिएट करेगा पेज 1 से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल पेज 1 के बाद मैंने पेज एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो ये देखिए पेज 2 आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और क्लिक किया तो ये पेज 3 भी यहाँ पे आ गया है। अब हम इन्हीं 3 पेजेस की फॉर्मेशन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। बिजनेस कार्ड की बजाय मैंने यहाँ पे लेटर को सेलेक्ट किया है, उससे ये हो जाएगा कि आपको जो डायमेंशन है वो ईजिली पता चल जाएंगी। क्योंकि बिज़नेस कार्ड को हम लोगों ने जिस फॉर्मेट में किया था वो बिज़नेस कार्ड मोस्टली लैंडस्केप में ही होते हैं, तो वो पोर्ट्रेट में आपको जो ऑप्शन थी उसकी ग्रे नज़र आ रही थी, तो डेट्स वाई यहाँ पे मुझे इसको लेटर पे करना पड़ा। अब आपको लेटर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, इसकी फॉर्मेशन हम लोग चेंज करते हैं। पेज नंबर 1, 2 और 3 तीनों पे आपको यहाँ पे कोई भी चेंज नज़र नहीं आया मुझे पेज नंबर को चेंज करते हुए। अब क्या करेंगे, मैं पेज नंबर 2 पे जाऊँगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब लैंडस्केप करेंगे तो आप देखेंगे इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। और ना सिर्फ पेज 1 पे, ये पेज 2 पे 3 पे 1 2 3 तीनों पे भी ये लैंडस्केप ही हो गया। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि पेज 2 पर जो है वो पोर्ट्रेट की शक्ल में रहे, पेज 3 पे लैंडस्केप रहे और पेज 1 पर भी लैंडस्केप ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे पेज 2 पे। अब मैंने इसको लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट में करना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी जो साथ वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, करंट पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब जब देखिए इसको सिलेक्ट किया तो ये चीज़ जो है वो डिसेबल हो गई। ठीक है, अब क्या है कि ये मेरे पास पेज 2 है, इसका मैंने साइज़ कर दिया पोर्ट्रेट। ठीक है, अब जब आप जाएंगे पेज 1 पर तो देखिए वो लैंडस्केप है, पेज 2 पोर्ट्रेट है और पेज 3 लैंडस्केप है। तो इस ऑप्शन से आपको ये क्लियर हो गया कि जब आप अपनी 3 से 4 या 5 जितने भी पेजेस हैं अगर उनकी फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल पेजेस की बजाय इस जो ऑप्शन है करंट पेज को उस पर क्लिक करेंगे तो उससे आप अपने हर एक पेज की जो फॉर्मेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ऑल पेजेस पे रखेंगे तो फिर जो एक पेज का साइज़ होगा
लैंडस्केप है तो बाकी सब का भी लैंडस्केप है, अगर उसका पोर्ट्रेट है तो बाकियों का भी पोर्ट्रेट होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपके सामने डिफ़ाइन कर दी कि यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ मैंने दोबारा सेलेक्ट की है तो देखिए पेज 2 अगेन आपका जो है वो लैंडस्केप से पोर्ट्रेट पे पहुँच गया। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑप्शंस पे ऑल पेजेस कर दिया था। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वहाँ पे इंचेस शो कर रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे अपने यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो हम इसको इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये देखें, ये जो ऑप्शन है ये है नज डिस्टेंस। अब नज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है या उनको एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए जो आप मूव करते हैं अपनी एरोस कीज़ के साथ, तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो कितने कितने स्टेप्स आगे जाता है, कितने इंचेस के हिस्से से, वो आपको शो करेगा। अब यहाँ पर जो सबसे डिफ़ॉल्ट लिखी होती है वो है 1 इंच का 10वां हिस्सा 0.01। अब ये आपको किस तरह से मैं क्लियर करूँगी, यहाँ पे हम एक अभी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसको हम थोड़ा सा जूम इन करके आर्टबोर्ड ज़रा करीब लेके आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल मैंने अभी ड्रॉ किया था। अब इस रेक्टेंगल को मैं अपनी एरो की से, कीबोर्ड पर एरो की से आगे की तरफ लेके जाती हूँ। तो ये देखिए ये मूव कर रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा कि ये आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो 1 इंच के 10वें हिस्से की जो मूवमेंट है वो आपको फील नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको मैं क्या करूँगी 1.0 इंच, 1.0। अब करेंगे ओके। अब जब मैं इसको करूँगी मूव तो अब आपको पता चलेगा कि ये मूव हो रहा है। सी, अब ये अपनी जगह से 1-1 इंच मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग है जो कि हम लोग कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप इसकी मूवमेंट को मज़ीद आगे या कम या ज़्यादा कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के साथ भी काम करते हैं तो वो काम एक तो जल्दी भी हो जाएगा और स्मार्टर भी हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे अगर मैं इसको 5 इंचज़ कर दूँ तो अब ये अपनी जगह से 5 इंच आगे जाके मूव करेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं इसको अगेन अपनी कीबोर्ड के ही एरो की से इसको मूव कर रही हूँ। ये देखें 5 इंच अपनी जगह से ये दूर जा रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसको एरो की दूसरी तरफ प्रेस करूँगी तो ये अपनी 5 इंच ही करते करते अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल अब अगर मैं इसकी यहाँ पे अगेन इसको 1 इंच कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये नज डुप्लीकेट वाली जो ऑप्शन है, डुप्लीकेट डिस्टेंस वाली, ओके, ये अब हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे है। अब हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं कि डुप्लीकेट डिस्टेंस वाला जो ऑप्शन है ऊपर आपको नज़र आ रहा था उसको वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लिखा होता है 0.25 0.25। और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए यूज़ होती हैं उसी डिस्टेंस पे जो यहाँ पे लिखा होगा। और डुप्लीकेट करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी। ठीक है, डी मतलब डुप्लीकेट। तो अब यहाँ पे एक्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को किस तरफ मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से जिस तरह मैं अपने माउस को शो कर रही हूँ। और उसके बाद आपका जो वाई की ऑप्शन है वो क्या किस तरफ आपके ऑब्जेक्ट को मूव करेगी, फ्रॉम अप टू डाउन, यानी कि या तो ऊपर लेके जाएगी या फिर नीचे लेके जाएगी। और एक्स किस तरफ लेके जाएगी, या तो राइट साइड पे या फिर लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे 0.25 की ये दोनों सेटिंग हुई पड़ी है। तो जब अब ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस किया तो अब आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ जाती है। एक्स और वाई में दोनों की वैल्यूज़ 0.25 इंचज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड हुई है। ठीक है, तो कंट्रोल डी किया, अब वो फिर से पूछ रहा है कि इसको 0.25 पे करना है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसी तरीके से मैंने कह दिया ओके। अब वो देखिए उसको वो ऊपर तक लेके जा रहा है, यानी कि एक्स में भी और वाई में भी वो उसको इस तरीके से जो है वो
डुप्लीकेट करता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो कि मैं आपको शो करना चाह रही थी कि यहाँ पे आपको डुप्लीकेट जो है वो इस तरीके से शो करता है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा भी वे आउट हमारे पास मौजूद है आपको दिखाने के लिए। तो वो तरीका ये है कि मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल फिर से वापस ले लेते हैं इनसे, और यहाँ से इसको रिमूव कर दें सारा, और ये रखते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 0.25 की बजाय मैं इसकी जो वैल्यू 0.0 कर देती हूँ x की, यानी कि ये लेफ़्ट राइट अब मूव नहीं करेगा, अब ये मूव करेगा अप एंड डाउन में। ठीक है, तो 0.25 है, और अगर मैं इसको 0.25 की बजाय 0.2 कर दूँ, ठीक है, तो अब मैं इसको करूँगी डुप्लीकेट। अब आप देखेंगे कि ये कितने जो है वो इंचेस ऊपर जाता है, और ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। अभी आप देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट किया। अब देखें ये 0.25 एक एक बॉक्स ऊपर जो है वो मूव होता जा रहा है, देखें। ठीक है, ये आपका भी एक वो पैटर्न बन गया, कभी कभार ज़रूरत पड़ भी सकती है, तो ये आपके पास एक पैटर्न यूज़ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब वही चीज़ कि हम इसको एक एक स्टेप दूसरी तरफ भी देखते हैं कि ये वहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करता है। ये रेक्टेंगल निकाल लिया एक इसमें से, अब हम इसको मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो जो y की वैल्यू है उसको 0.0 कर देते हैं, और जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको हम लोग 0.8 पे ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब इसको डुप्लीकेट किया। अब ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ, इस तरह। सही। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है जो कि बहुत मज़े की है कि जो आपके पास आपके रेक्टेंगल का साइज़ है, आप अपने उसी रेक्टेंगल के साइज़ के मुताबिक भी आप इसकी जो है वो मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से, क्योंकि अभी ये देखिए मेरे रेक्टेंगल का जो साइज़ है वो यहाँ पे जो विड्थ साइज़ है वो 3.3 है। अगर मैं इसके इसी साइज़ से थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके वो यहाँ पर x में लिख दूँगी, तो वो आपको किस तरह से बॉक्सेस को कहाँ पे शो करेगा, अब आपको मैं ये दिखाती हूँ। अभी ये मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे ये 3.3 है, तो मैंने यहाँ पर x में जाके इसकी वैल्यू को क्या कर देना है, नीचे से y के लिए ये 0.0 रहेगा, ऊपर मैं इसको कर दूँगी 3.5। ठीक है, अब मैंने इसको किया सिलेक्ट। अब आप देखिएगा, ये देखें उसने इतने ही बॉक्सेस का उतने डिफरेंस के साथ उसको वहाँ पर कॉपी करवा दिया। अब क्या करेंगे, इस सब को सिलेक्ट करना है और मुझे ये पूरा ग्रिड इसी तरीके से ऊपर तक भी ये पूरी जगह इसको फिल करना है। तो मैंने इसको क्या करना है कि इसकी ये जो मैंने पहले इसको इसकी विड्थ के मुताबिक किया था, अब मैं इसकी लेंथ देखूंगी। लेंथ कितनी है इसकी, 2.18 है। तो यहाँ पर हम इसकी जो लेंथ है वो 2.18 की बजाय y में लिख देंगे 2.21। ठीक है, तो थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, अब आपने इसको किया सिलेक्ट, ओके, और अब करेंगे कंट्रोल डी। अब इन सबको इकट्ठा कर लिया ना सिलेक्ट, तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे, तो अब देखें यहाँ पे क्या मैजिक होता है, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें इसको यहाँ ऊपर वाली जगह पे फिल करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके लिए यहाँ पे जो इसकी जो पोजीशनिंग है वो हम लोग 0.0 पे रखेंगे। ठीक है, ताकि वो उस तरफ मूव ना करे। तो अब आप इसको करेंगे कंट्रोल डी, सी ये आपकी जो है वो पोजीशनिंग जो है वो ऊपर की तरफ जाती जा रही है। ये आपका पूरा जो ग्रिड है, जो कलैज है, वो एक तरीके का बन चुका है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा भी दे सकते थे, जैसे कि मैंने 2.2 दी है, तो यहाँ पर आप इसको अगर 2.8 देते हैं तो यहाँ पर आपकी स्पेसिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड हो जाएगी। और अब आप जब इसको डुप्लीकेट करेंगे तो दिखेगा वो उसमें थोड़ा सा और डिस्टेंस छोड़ के उसको वो ग्रिड बना रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसमें आप अपने डुप्लीकेट्स को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग या बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आप उसको मूव कर सकते हैं। इसमें सर्कल्स भी आ सकते हैं, जो भी आप चीज़ चाहें आपकी डुप्लीकेट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो आगे ऑप्शन है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। वो ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारे पास। अब जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास ये बॉक्सेस में से मैंने इसको इसके कॉर्नर से नहीं बल्कि इसको कहीं से भी हटा के, ये भी इसमें कोई कलर नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको कहीं पे भी उठाना था, तो मैंने
इसके सेंटर में क्लिक किया और ये देखें जो आपके बॉक्सेस हैं वो अपनी जगह से मूव कर रहे हैं और इजीली मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन मैं इसकी बंद कर दूं कि जब इसमें कलर हो ये सिर्फ तभी इसको उठाए, अदरवाइज़ ये इसको जो है वो आउटलाइन से उठाएगा, ठीक है ना। तो वो अभी तो ऑप्शन ये है कि वो बिना कलर फिल हुए हुए भी उसको उठा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी ऑप्शन बंद कर दूं और वो ऑप्शन है ये वाली, ठीक है, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल्ड, ये अभी इस पे टिक हुआ था तो ये काम कर रहा था। अब जब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है तो अब देखिएगा मैं अब सेंटर में क्लिक कर रही हूँ तो वो देखिए इसको नहीं उठा रहा, ये देखें ये भी नहीं उठा रहा, इसको भी सेंटर में क्लिक कर रही हूँ नहीं उठा रहा। तो ये क्या करेगा, अब इसको उठाएगा सिर्फ इसकी आउटलाइन से। जब मैं इसके कॉर्नर पे जाके क्लिक करूँगी तो सिर्फ आउटलाइन को अब ये इसको उठाएगा, ये देखिए सिर्फ कॉर्नर पे, आउटलाइन पे, आउटलाइन मैंने पकड़नी है तो उसने करना है। तो ये अब इसको एज अ आउटलाइन बॉक्स ट्रीट कर रहा है। हाँ, लेकिन अब जब इसमें मैं कलर फिल करूँगी, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसमें कलर कर दिया, ठीक है, अब ये मुझे इसको उठाने देगा, ठीक है ना। यानी कि वो पहले जो ऑप्शन थी जिसमें वो बिना फिल किए हुए भी उठा रहा था, लेकिन जब मैंने वो ऑप्शन ऑफ़ कर दी अब उसके लिए ये लाजिम हो गया कि जब तक इसमें कलर फिल नहीं होगा तब तक वो मुझे इसको अंदर से सिलेक्ट करने पर उठाने नहीं देगा। तो अब अगर मैं अभी इसका कलर ख़त्म कर दूं तो वो क्या करेगा, मुझे दोबारा से इसको नहीं उठाने देगा अंदर से, ये देखें नहीं उठाने दे रहा। तो कैसे क्लिक करना है, यहाँ पे करेंगे तो ये इसको उठाएगा। तो हम इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि मोस्टली हम लोग को ऑब्जेक्ट्स को इसी तरीके से उठाना है कि कभी कभार फिल नहीं भी होता तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको इतनी जो है वो थिन लाइन के साथ बॉर्डर को पकड़ें तो फिर हम उसको मूव करें। तो यहाँ पर ये आपके पास जो ऑप्शन थी वो मैंने आपको बता दी, यानी कि ये जो आपकी बार है उसके अकॉर्डिंग। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले अभी हम लोग जो काम कर रहे थे, अभी तक जो काम हमारा चल रहा था उसमें जो टूल अभी हमने 2 टूल हम इसमें यूज़ कर भी चुके हुए हैं और वो दोनों टूल्स क्या हैं, एक तो ये पिक टूल है जो कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो दूसरा टूल मैंने यूज़ किया काम समझाने के लिए और शुरू करने के लिए वो है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सर्कल भी है, ओवल भी है और इसको जब आप क्लिक करेंगी तो अंदर स्टार है, कॉम्प्लेक्स स्टार है और मज़ीद और एरो शेप्स हैं, फ्लो चार्ट शेप्स हैं। तो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप खुद भी बना सकते हैं और अगर चाहे तो प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इस पिक टूल का और क्या क्या काम हो सकते हैं। यहाँ पे इसको उठाना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करते हैं तो उनको 1 से 2 से ज़्यादा चीज़ों को सेलेक्ट करके पिक करने के लिए भी आपका पिक टूल यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो देखने में आती है कि यहाँ पर अगर हम लोग को इसका साइज़ चेंज करना पड़े तो क्या हम लोग बार बार यहाँ से जाके इसका साइज़ लिखेंगे, छोटा बड़ा 5.0, या फिर नीचे से इसकी लेंथ चेंज करनी है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा। नहीं, हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जाके लिखें। अगर तो कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन दी गई है किसी शख्स की वजह से कि डिज़ाइन में आपने इतने इंचज़ का और इतने ही एग्जैक्ट फिगर्स को आपने यूज़ करना है तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर आपने एक फ्री हैंड काम करना है तो फिर आप इस ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए, यानी कि छोटा या बड़ा करने के लिए आप इसके हैंडलर्स में से किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने आप स्केल कर सकते हैं इसी पिक टूल की मदद से, इस तरह से, ठीक है। आप उसको जहाँ से मर्जी भी चाहें तो आप उसको पकड़ सकते हैं तो आप वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्केल करेगा छोटा या बड़ा। और इसको ज़रूरी नहीं है कि हमने यही कॉर्नर से करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आपका पिक टूल ये भी काम कर सकता है ईज़िली आपके लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है जो कि ये पिक टूल करता है, वो ये है कि अभी तो यहाँ पे सिंगल क्लिक किया मैंने, अब जब आपने इसको एक बार क्लिक करने के बाद एक और क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके जो हैंडल हैं वो चेंज हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब ये जो चेंज हो चुके हैं हैंडल हैं ये आपके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रोटेट, कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स जो आपके हैं वो इसको रोटेट करेंगे, लेकिन जो ये वाले कॉर्नर्स हैं वो इसको रोटेट नहीं करेंगे, वो इसको स्क्यू करेंगे। स्क्यू क्या होता है,
सबसे पहले चलो आपको वही बताते हैं, रोटेट तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी वो बाद में करेंगे। पहले स्क्यू का आपको बताते हैं। स्क्यू का करता है कि यहाँ से आपने अपने ऑब्जेक्ट का, ये देखिए जब लेकर आ रहे हैं तो उसके हेड जो है वो चेंज हो चुके हैं, तो वो लेफ़्ट राइट एरो हेड आपका बन चुका हुआ है। तो इसको आपने थोड़ा सा टिल्ट करना है इस तरीके से, तो ये आपका स्क्यू हो जाएगा। और मज़ीद इसको अगर आपने नीचे से भी कुछ करना है तो आप इसको इस तरह से मूव करेंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक है। इस तरह की शेप्स भी आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, ठीक है। और उसको बनाने का सबसे इजी वे ये देखें आपके सामने है, इसको एक क्लिक करें और उसके बाद आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ सकता है, और इसको थोड़ा सा स्क्यू करने पे ये अपनी शक्ल चेंज भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है रोटेट। अब रोटेट सिंपल, कुछ भी मूव करना है, कहीं पे भी इसको घुमाना है, वो आप इसकी इस हैंडल से इसको पकड़ के आप इसको घुमा सकते हैं, इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है जो कि पिक टूल की वजह से आप ये स्केल आउट करना, ठीक है, यानी कि यहाँ से आप इसको सिंगल क्लिक में आप इसको स्केल आउट करना, ठीक है। और उसके बाद एक और क्लिक करने के बाद रोटेट करना, और देन इसको आप स्क्यू भी कर सकते हैं किसी भी शेप में, किसी भी तरफ से, ठीक है। तो ये आपके पास आपके पिक टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपको मैंने बताई हैं। और इस प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ और भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रोटेट करना है तो वो सेंटर ही रोटेट कर सकते हैं। आप उसकी रोटेशन का कुछ जो तरीका है वो चेंज भी कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा कि ये जो सेंटर में सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये सर्कल को अगर आप कॉर्नर पे रखेंगे तो अब जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट इस अपनी सेंटर पॉइंट की वजह से होगा। कैसे कि जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट होगा ये वहीं से ये अपनी रोटेशन को इस तरह से, यानी कि अपने उसी एंकर पॉइंट पे ही रहेगा, और बाकी आप अपनी ऑब्जेक्ट को जिस तरह मर्ज़ी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं इजीली। ये चीज़ ठीक हो गया। अब आपको मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दिखाती हूँ अभी कि ये आपको किस तरह से हेल्प आउट करता है ये रोटेट करना। वो ये होगा तरीकाकार, ये देखिएगा। अभी हम इसको पहले एक सिंपल रोटेट करके मैं आपको बताती हूँ। ये हम लोगों ने अभी ये भी सिंपल है, ठीक है। मैंने जो सर्कल है वो सेंटर में है, ये मैंने रोटेट किया और साथ ही मैंने इसको जो है वो क्या करना है, डुप्लीकेट कर देना है। तो ये डुप्लीकेट किया, और अब मैंने एक और यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करना है। वो शॉर्टकट क्या है कि मैंने इसी स्टेप को बिना कुछ किए अब रिपीट भी करना है, ठीक है। यानी कि मैंने कहती कि मैं बार बार इसको पकड़ूँ, फिर करूँ, फिर घुमाऊँ, फिर पकड़ूँ, नहीं, मुझे इस स्टेप को रिपीट भी करना है। रिपीट किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करूँगी तो वो इस स्टेप को रिपीट करेगा जितनी जितनी बार मैं कंट्रोल आर को प्रेस करती जाऊँगी। तो कंट्रोल आर एक बार प्रेस किया, अब आप देखेंगे पहले 2 रेक्टेंगल है आपके सामने, अब तीसरा भी आएगा। अब उसने किसको रिपीट किया है, दूसरे रेक्टेंगल को। इसके बाद मैंने एक और रेक्टेंगल को करना है तो वो एक और आ गया। अब उसने किसका रिपीट किया है, तीसरे रेक्टेंगल का। और ये देखिएगा ये आपकी जो शेप है वो रेडी हो गई। अब अगर आप चाहें तो इस शेप को भी आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कलर्स कर सकते हैं, ग्रेडियंट करेंगे तो ये आपका भी एक बड़ा अच्छा जो शेप का कॉन्सेप्ट है वो आपका बन सकता है। मोस्टली आपने इस तरह के कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें देखी भी होंगी, और वो चीज़ देखें वो किस तरह से रेडी हुई हुई है, सिर्फ एक ट्रायंगल की रोटेशन के मुताबिक, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ तो अब आपको रोटेशन का दूसरा हिस्सा दिखाती हूँ कि ये यहाँ से मैंने इसकी रोटेशन का जो सर्कल है वो कॉर्नर पे ला दिया। अब मैं इसको कर रही हूँ रोटेट, बस इतना, और ये किया डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये मैं इसको यहीं पे छोड़ के इसको करूँगी कंट्रोल आर से रिपीट, यानी कि वो सेकंड रेक्टेंगल का रिपीट करेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा
अब देखें, अब ये जो आपके पास एक शेप है वो उसकी रोटेशन के मुताबिक आपका जो रेक्टेंगल है वो एक अलग ही डायमेंशंस में घूम गया और एक अलग ही डिज़ाइन जो है वो उसने आपके सामने शो कर दिया। और ये चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हुई हैं, सिर्फ ये रोटेशन के सर्कल को चेंज करने से। ठीक है, अब एक चीज़ है जो कि सर्कल में बड़ी मज़े की होती है। जब मैं अभी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये सर्कल का यहाँ पे आइकन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये सर्कल को भी सेंटर में ले आते हैं। अब यहाँ पर इस सर्कल का तो रोटेशन से तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना, लेकिन इसको आप जितना मर्ज़ी रोटेट करेंगे उसमें तो रोटेट हो भी रहा होगा तो आपको फील ही नहीं होगा ना। ठीक है, कि ये कुछ हो भी रहा है इसके साथ। तो क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल सर्कल की ना थोड़ी सी शेप बदल देते हैं, फिर जब ये रोटेट करेगा तो आपको फील भी होगा कि हाँ ये रोटेट हो रहा है। तो शेप कैसे बदलेंगे, रोटेट का वाला तो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो वो शेप हम बदलेंगे स्क्यू से, यानी कि इसको थोड़ा सा ये शेप दे देते हैं। ये क्या शेप है, ओवल शेप। ठीक है ना, अब हम इसको रोटेट करते हैं तो आपको पता चलेगा ये हाँ ये रोटेट हो रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जी इसकी जो थोड़ी सी रोटेशन है हम वो देखते हैं कि वहाँ पर हमारे लिए ये क्या कर सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगी, ये किया, बस इतना ही काफ़ी है, और डुप्लीकेट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये कर दिया। अब मैंने इसका स्टेप रिपीट करना है। अब जो डिज़ाइन बनने वाला होगा ये आपने डिज़ाइन बहुत बार देखा भी होगा और अब आपको पता चलेगा वो डिज़ाइन कितना इजी तरीके से बनता था। ये कंट्रोल आर करना है मैंने, सी ये डिज़ाइन आप लोगों ने देखा होगा पहले से, है ना। तो ये डिज़ाइन कितना का मुश्किल है बनाना, ये देख लें, ये इसमें कोई ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसको बनाना। अब आप इस शेप में कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसमें पुट कर सकते हैं। आप किसी भी सर्कल को यूज़ करते हुए ये सर्कल सेलेक्ट किया, इसमें ये कलर कर लिया, किसी और सर्कल को सेलेक्ट किया, उसमें कोई कलर कर लिया, और जब आप इनको आगे से आगे एक दूसरे के साथ वर्किंग में लेके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही एक यूज़फुल डिज़ाइन भी आपके लिए बन सकता है, यूज़ हो सकता है। ठीक है ना, तो अब आप ये देखें कि ये चीज़ आपकी रोटेशन के लिए यूज़ हुई है। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर रही हूँ। अब इसकी भी हम लोग रोटेशन का जो मामला है वो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसका जो सर्कल है वो नीचे ला के रख दिया और अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करती हूँ। ये जी मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया, ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया। अब मैंने इसको रोटेट करना है। अब ये क्या बन गया, ये तो आई थिंक से फ्लावर बन गया ना। तो ये देखें, अब ये जो आपके सामने ये फ्लावर शेप बन गई है, तो ये भी आपका जो है वो एक डिज़ाइन ही है जो आके आप बड़े इजी से इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए रोटेशंस वाले मैटर के साथ ही आपकी सॉल्व हो गई, यानी कि आपने अपनी पहली ही क्लास में रेक्टेंगल्स के साथ भी डिज़ाइन और आपके सर्कल्स के साथ भी आप क्या डिज़ाइन इसको क्रिएट कर सकते हैं वो आपके सामने हैं और बहुत ही इजी तरीके से। यानी कि अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टूल्स को यूज़ नहीं किया, सिर्फ 2 टूल्स को यूज़ किया है, और वो क्या है, पिक टूल का रोटेशन है, स्क्यू है, और उसके साथ आपके सर्कल या रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं। तो उसके साथ ही ये देखेंगे आपके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास जो डिज़ाइन हैं वो रेडी हैं कहीं भी यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए। इनको कलर करें आप और जिस तरह से मर्ज़ी आप इसके जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद की चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और मज़ीद और हर क्लास में आपको ग्रूम करने की कोशिश भी करेंगे। और तब तक इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।